साल 1962 में भारतीय चुनावी इतिहास में एक नई क्रांति का आगाज हुआ। इस दौर में नवीनीकरण की लहर ने चुनाव आयोग को भी अपनी कार्यप्रणाली में गहरे और महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए प्रेरित किया। इस बदलते परिदृश्य में मतदाताओं ने भी उत्साह की नई लहर में बहकर रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया। साथ ही राजनीतिक अखाड़े में कई नए और पुराने समूह कांग्रेस की चुनौती के लिए सामने आए। वहीं भारत ने चीन की चालबाजियों से बाहर निकलकर अपनी स्थिति मजबूत की। यह साल न केवल चुनावी समर का गवाह बना, बल्कि राष्ट्रीय चेतना के नव उदय का प्रतीक भी बना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र की दास्तान के अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे 1962 के बाद आए देश में परिवर्तन की। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने दूसरे कार्यकाल में गोवा की सफल मुक्ति की देखरेख कर और दमन और दीव में सैन्य अभियान के माध्यम से 400 वर्षों से अधिक के पुर्तगाली शासन की समाप्ति से अपने तीसरे कार्यकाल की जमीन तैयार कर ली थी। हालांकि विपक्ष से अधिक चुनौती उन्हें अपनी ही पार्टी के सदस्यों द्वारा मिली। वहीं पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन साल 1958 में सेवानिवृत्त हुए और केवी के सुंदरम ने उनका पदभार संभाला। इसके साथ ही आयोग ने बड़ा बदलाव करते हुए 1962 के चुनाव में 2 सदस्यीय सीटों को समाप्त कर दिया। दरअसल यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसका उद्देश्य कुछ आरक्षित SC/ST सीटों पर सामान्य वर्ग को भी प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। आंकड़ों के मुताबिक 1952 के चुनाव में कुल 86 सीटें थीं, वहीं 1957 के चुनाव में यह संख्या 91 थी। चूंकि पहले 2 चुनावों में कुछ निर्वाचन क्षेत्रों, जिनमें नेहरू का फूलपुर और फिरोज गांधी की रायबरेली सीट शामिल थी, ने 2 सदस्यों को लोकसभा में भेजा। हालांकि धीरे धीरे SC/ST आरक्षण को एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों तक सीमित करने की मांग ने जोर पकड़ा, जिसके बाद संसद ने 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र उन्मूलन अधिनियम 1961 पारित किया। 1962 के चुनाव में कई भारतीय राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिसमें 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र शामिल थे। इसके साथ ही 1961 में गोवा, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। आखिरकार राज्यों के सीमाकरण के बाद दिन आया भारत के तीसरे आम चुनावों का। साल 1962 में 16 से लेकर 25 फरवरी तक चले चुनावी दौर में लगभग 21 करोड़ मतदाता शामिल थे। वहीं इस चुनाव में कुल 1985 उम्मीदवार मैदान में थे। इस वर्ष मतदान प्रतिशत तकरीबन 55.43% रहा। वहीं 1962 में सबसे अच्छा मतदान नागपट्टिनम में हुआ, जहां करीब 80.66% मतदान हुआ। वहीं सबसे खराब स्थिति भंजनगर उड़ीसा में रही, जहां महज 12.04% मतदान हुआ। चुनावी अखाड़े में कांग्रेस को टक्कर देने के लिए कई पार्टियां मैदान में थीं, जिनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ शामिल थी। मतदाता की बाईं तर्जनी पर अमिट स्याही लगाने की प्रथा, जो पहले 2 चुनावों में देखी गई, वो 1962 में भी जारी रही। लेकिन कलकत्ता दक्षिण पश्चिम लोकसभा सीट पर उपचुनाव से पहले एक परीक्षण सफल नहीं होने के बाद फोटो पहचान पत्र जारी करने का एक प्रयोग छोड़ दिया गया था। चुनाव के बाद वक्त आया परिणामों का। इस वर्ष वोटों की गिनती में मतदान से ज्यादा समय लगा। वहीं कुछ सीटों पर दोबारा गिनती की भी मांग की गई। पुराने सदन को आवश्यक लंबित कार्य निपटाने के लिए समय देने के बाद 2 अप्रैल 1962 को नई लोकसभा का गठन किया गया। 10 अप्रैल 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। लेकिन भले ही कांग्रेस ने इस चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी, पर इस विजय के साथ ही पार्टी की आलोचना के स्वर भी उभरने लगे थे, जो राजनीतिक मंच पर एक नई चर्चा के आरंभ की ओर इशारा कर रहे थे। अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही कांग्रेस सरकार भाषाई राष्ट्रवाद और उप क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बढ़ते ज्वार के अलावा भोजन की कमी और सामान्य सामाजिक अशांति से भी जूझ रही थी। इन सब उथल पुथल के बीच 20 अक्टूबर 1962 भारत के लिए काला दिन साबित हुआ, जब घात लगाए बैठे चीन ने उस पर हमला कर दिया, जिससे भारत की भरोसेमंद विदेश नीति के हिंदी चीनी भाई भाई के सिद्धांत को करारा झटका लगा। आजादी के बाद खड़े हुए देश के लिए यह बेहद घातक साबित हुआ। इस युद्ध में कई सैनिकों की जान चली गई, तो कई जवानों को चीन ने युद्धबंदी बना लिया था। हालांकि एक मुश्किल दौर के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। वहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि साल 1962 का युद्ध चीनी आक्रामकता का परिचायक था, न कि भारतीय विदेश नीति की विफलता का परिणाम।
हालांकि इस संदर्भ में कुछ स्तरों पर भारत से चूक अवश्य हुई, जिसे युद्ध के स्वरूप व युद्ध की पूर्ण तैयारी न होने के संदर्भ में समझा जा सकता है। जहां एक तरफ इस युद्ध ने भारत को सैन्य क्षमता पर पुनः विचार करने के लिए विवश किया, तो दूसरी तरफ इसका देश के आंतरिक राजनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। यही कारण था कि 1962 के बाद 1963 में हुए करीब 10 उपचुनावों में से कांग्रेस केवल 4 सीट ही जीत सकी। वहीं अगस्त 1963 में नेहरू सरकार को अपने पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना भी करना पड़ा। राजनीतिक उठापटक के बाद देश पटरी पर लौट ही रहा था कि 16 साल और 286 दिनों तक सेवा करने के बाद भारत में अब तक का सबसे लंबा प्रधानमंत्री कार्यकाल रखने वाले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 27 मई 1964 को निधन हो गया। प्रधानमंत्री के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल उठा कि अब जवाहरलाल नेहरू के बाद यह पदभार कौन संभालेगा। इतिहासकारों के अनुसार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के करीब 2 घंटे के भीतर ही तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसके बाद शुरुआत हुई प्रधानमंत्री की खोज की और उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे के कामराज को यह कार्यभार सौंपा गया। बहरहाल उस समय कई दिग्गज चेहरे प्रधानमंत्री की रेस में शामिल थे, जिसमें गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई से लेकर लाल बहादुर शास्त्री तक का नाम शामिल था। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक मोरारजी देसाई के नाम पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी। वहीं ज्यादातर नेताओं ने जिस नाम पर मुहर लगाई वो नाम था लाल बहादुर शास्त्री। इस तरह लाल बहादुर शास्त्री ने 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। देश को नया प्रधानमंत्री मिला, लेकिन खाद्यान्न संकट और राजनीतिक संघर्षों के बीच एक बार फिर भारत पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। आखिर भारत के लिए कौन सी नई चुनौतियां दस्तक दे रही थीं, जानेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं लोकतंत्र की दास्तान के अगले भाग में। जय हिंद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।